अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है मोज़ली एक्सपेरिमेंट एंड मोज़ली लॉ। मोज़ली एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर डायरेक्टली पूछा जाए पेपर में कि मोज़ली का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, या इस तरह अगर आ जाए कि हम किस तरह मास नंबर के बजाय जो है एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दे सकते हैं, या किस तरह मोज़ली ने जो है एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट अरेंज किए। तो इनका एक्सपेरिमेंट है हेनरी मोज़ली। जिस तरह इन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, इसी तरह इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी जो है 1913 में किया है। और जब इनको पता चला कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है ये एक मेन प्रॉपर्टी है, तो इसी के बेस पर इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो है अरेंज किए या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया। तो 1913 में इन्होंने मुख्तलिफ जो जिस तरह कैथोड रेस का जो ट्यूब था, इसी तरह एक्सरे ट्यूब में वो मुख्तलिफ एलिमेंट को लेते थे एनोड के तौर पर, यानी बाकी सेटअप सेम था। कैथोड और एक्सरे ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि वहाँ पर वोल्टेज आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है 5000 से 10,000 वोल्टेज कैथोड रेस के लिए था। यहाँ पर 30,000 से लेकर 50,000 तक है। वहाँ पर प्रेशर 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और यहाँ पर 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये प्रेशर था। अच्छा, यहाँ पर जो है इन्होंने तकरीबन 38 मेटल जो है एनोड के तौर पर इस्तेमाल किए। यानी जो एक्सरे ट्यूब था तो उसमें एनोड के तौर पर डिफरेंट मेटल लेते थे और उनकी जो एक्सरेज जो रेडिएशन निकलते थे वहाँ से, यानी ये आपके पास सपोज़ ये एक्सरे ट्यूब है, तो ये अगर आपके पास एनोड है तो ये एनोड तकरीबन 38 डिफरेंट मेटल्स जो है उन्होंने ये ले लिए और इनके एक्सरेज को जो है वो स्टडी करते थे कि इसमें जो है क्या चेंजेस आएंगे। तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो उसी तरह इस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी जो है ये भी उनके साथ इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो इसी के बेस पे इनको पता चला कि एटॉमिक नंबर एक मेन प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, और जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसलिए एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती चली जाती थी। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने 1913 में किया, इसमें आप सेफली ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता है तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इंक्रीज़ करती चली जाती है। और ये डिस्क्रिप्शन आप इनके साथ दे सकते हैं कि उन्होंने तकरीबन 38 डिफरेंट मेटल लिए एक्सरे ट्यूब में, और उसी तरह जैसे हमने जिक्र किया कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता था तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती थी। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटॉमिक नंबर जो है एक मेन प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, और जो एटॉमिक मास या मास नंबर हैं उनके ऊपर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। लेकिन जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता। लेकिन जब एटॉमिक नंबर यानी चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाजिमन चेंज होगी। इसलिए एटॉमिक नंबर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है मास नंबर के निस्बत। हम अल्टरनेटली मास नंबर और ये एटॉमिक मास जो है यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि मास नंबर जो है हमेशा होल नंबर होगा। इसमें सिर्फ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली सम करके इसको मास नंबर कहा जाता है, मास नंबर। और जब किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करते हैं
तो उससे जो आंसर आता है उनको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है, जिसको हम शॉर्टली जो है सिर्फ एटॉमिक मास के नाम से पहचानते हैं, और फ़िज़िक्स में हम एटॉमिक वेट का नाम भी देते हैं। तो मास नंबर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास जब किसी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को, किसी एलिमेंट के एक एटम के एवरेज एटॉमिक मास को जब हम कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं, तो इससे जो आंसर आता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। तो ये हमारे पास था मोज़ली का, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर को क्यों प्रेफरेंस देते हैं मास नंबर के ऊपर, या इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, या इन्होंने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया, या एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को क्यों अरेंज किया। तो इन्होंने इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था, ये ऑब्ज़र्व किया, ये कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता था तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती थी। इनके अलावा उन्होंने जो KLMN सीरीज़ जो है, हम ज़्यादातर M तक पढ़ते हैं, K और L सीरीज़ जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और फिर M सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है। फिर इससे आगे हम इतना ज़्यादा वो बुक्स में स्टडी नहीं करते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी एक्सरे की रेंज से बाहर चली जाती है। तो ये था एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंट था, जिस पर इन्होंने एटॉमिक नंबर को ऑब्ज़र्व किया फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कि दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है। तो ये था सिर्फ एक्सपेरिमेंट के मुतालिक। अब इन्होंने बाद में इनके मुतालिक जो है लॉ बनाया, यानी एक्सपेरिमेंट में तो सिर्फ ये बताया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब जो है बाकायदा ये आपको वो रिलेशन बता रहे हैं कि किस लिहाज से एक्सरे जो है बढ़ती है। तो एक तो मैथमेटिकल ये फॉर्म है, इनके लिहाज से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं इनका, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी एक तो इस तरह का रिलेशन होगा कि जैसे जैसे एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा भी उनके साथ बढ़ता है, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की, उनका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एटॉमिक के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ, यानी इतनी तेज़ी के साथ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एक्सरे नहीं बढ़ती, बल्कि जब वो काफ़ी बढ़ जाता है तो एक्सरे जो है उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक इनसे हम इनका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि हम दोनों साइड पर अगर अंडर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट अंडर रूट जो है इनकी वैल्यू है 1/2। तो z स्क्वायर का जो 2 है वो इस स्क्वायर रूट का, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट शो किया है। वैसे तरीका ये है कि पहले आप इनकी वैल्यू लिख दें, सिंबल के साथ डिजिट को कैंसिल नहीं करना चाहिए। पहले आप जो है यहाँ पर एक और स्टेप करके 1/2 स्क्वायर रूट के लिख दें, फिर ये 2 और ये 2 जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दें। अब जो नया फॉर्म हमारे पास आया, आप इससे भी इनका स्टेटमेंट बना सकते हैं कि एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है उनका स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर आप यहाँ से स्टेटमेंट निकालना चाहें तो हम कहेंगे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर, या यहाँ से कहेंगे कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब जो है इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए इन्होंने B ऐड किया। B क्या है? शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, यानी जो एक्स रेज जो निकल रही हैं वो किस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। यानी आपके पास ही K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है L से K में आ रहे हैं या M से K में आ रहे हैं। तो ये K सीरीज़ के लिए जो है आपके टेक्स्ट बुक में इनके लिए वैल्यू है B का 1। इसी तरह L के लिए 1.74 या नंबर 1 तो इनके मुतालिक जो है आपके बुक में न्यूमेरिकल नहीं है,
अगर होंगे तो बी की वैल्यू जो है आपको गिवन होगी। ये इनका एक अलग डिटेल है। तो के सीरीज़ के लिए आपके बुक में मेंशन है कि इनके लिए जो है बी की वैल्यू 1 होगी के सीरीज़ के एक्सरे के लिए। तो इन सब के ऊपर जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट मुख्तलिफ होगा, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें भी चेंज आएगा। तो इनके लिए मुख्तलिफ वैल्यू जो है मुख्तस की हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो एटॉमिक नंबर से बी जो है इनको माइनस करेंगे। बी हमारे पास है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफ़ेक्ट कांस्टेंट। अब जो है प्रोपोर्शनलिटी की साइन को जब ख़त्म करेंगे तो जब इक्वलिटी लगाएंगे तो साथ में कांस्टेंट लगाएंगे। ये ए जो है कांस्टेंट है और ए जो है ये मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने टंगस्टन मेटल लिया है, कापर लिया है या और कोई मेटल है, तो उसी के मुताबिक ये वैल्यू जो है ए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो ये वैल्यू जो है आपको गिवन होगी। और इसी से हम एटॉमिक नंबर जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। और इन्होंने जो ये फार्मूला बनाया तो इसी से एटॉमिक नंबर के लिए भी फार्मूला बनाया। तो मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए फिर एटॉमिक नंबर मैथमेटिकली जो है इस तरह मालूम करते थे जब उनको फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता था। आप जेड को जो है यहीं पर छोड़ दें और बाकी चीज़ें मैथमेटिकली इस साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ये ए इनके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ओवर ए, और ये जेड अपने जगह पर मौजूद है, माइनस के फॉर्म में है, नेगेटिव बी, तो इस साइड पर जो है ये पॉजिटिव बी। इस तरह ये एटॉमिक नंबर के लिए जो है, यानी आपको अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनकी वैल्यू मालूम हो, बी गिवन हो और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी मालूम हो, तो आप उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है इनका मैथमेटिकल फॉर्म याद रखें। इस पर एमसीक्यूज़ एमडीकेट में मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में बन सकते हैं कि उनका जो है क्या रिलेशन था, क्या कौन सा फार्मूला था। और इनके अलावा इस स्टेटमेंट से एमसीक्यूज़ बना सकते हैं और या इस रिलेशन के बेस पर भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो इसके मुतालिक हमने कहा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो बुक में, आपके बुक में जो है यहाँ से ये रिलेशन स्टार्ट है, तो इनिशियल फॉर्म ये है, आप यहाँ से जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। इनके अलावा ये हमने जो दूसरा स्टेटमेंट आपको बताया, इसी के मुतालिक आप ये बना सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। और के सीरीज़ के लिए बी की वैल्यू जो है ये आप 1 रखेंगे। इनका जो है क्या इम्पोर्टेंस था, तो नंबर 1, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। जिस तरह यानी ये एक अलग क्वेश्चन है कि अगर ये आ जाए कि मोज़ली लॉ का जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या फ़ायदा हुआ जब इन्होंने ये मालूम किया कि एटॉमिक नंबर के साथ एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो हम इससे क्या काम ले सकते हैं। तो नंबर 1 हमें ये पता चला कि अच्छा एटॉमिक नंबर एक मेन प्रॉपर्टी है मास नंबर के निस्बत। यानी एटॉमिक नंबर क्या है, हम केमिस्ट्री में कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी वैसे भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद बराबर होती है, तो हम बीच में आर लगाकर दोनों को ऐड कर लेते हैं, या सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन इस कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इस तरह भी कह सकते हैं। तो हमें ये पता चला एक्सरे के एक्सपेरिमेंट से कि हमारे पास एटॉमिक नंबर मास नंबर के निस्बत जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब चेंज होंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगे, और जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस के चेंज हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो। जैसे आपके पास H2O अगर लिक्विड फॉर्म में है, वो जो रिएक्शन कर सकता है तो आइस के शक्ल में भी कर सकता है, वेपर के शक्ल में भी कर सकता है। उनका रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो जाए तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक नया चीज़ बनेगा। सेकेंडली, मोस्टली अरेंज द डिफरेंट एलिमेंट। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें
पोटाशियम की पहले मौजूद था, 19 एटॉमिक नंबर है और 39 मास नंबर है, क्योंकि उन्होंने तो मास नंबर के लिहाज से अरेंज किया था। आर्गान जो है बाद में था, पोटाशियम उससे पहले था, लेकिन उन्होंने करेक्ट फॉर्म ये निकाला कि आर्गान को पहले रखा और पोटाशियम को बाद में। इसी तरह निकल जो है ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पहले था और कोबाल्ट बाद में। इन्होंने करेक्ट करके इस तरह अरेंज किया कि कोबाल्ट जो है इनका एटॉमिक नंबर 27 है और ये जो है 28। यानी इनको कैसे पता चलता था, जैसे हमने जिक्र किया कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो निकल मेटल जो है उनकी फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी उससे निकल से जो निकलेगी वो हाई फ्रीक्वेंसी की होगी। या जो है हम एटॉमिक नंबर के लिए जो हमने अभी फार्मूला कैलकुलेट किया कि Z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर A प्लस B, तो इससे वो एटॉमिक नंबर जो है मालूम कर सकते थे। इनके अलावा आयोडीन और टेलोरियम, इनके पेयर को अरेंज किया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आयोडीन पहले था 127 और इनका 127.6 मास था, उन्होंने मास के लिहाज से अरेंज किया था। और 53 और ये 52 एटॉमिक नंबर, तो इन्होंने टेलोरियम को पहले रखा, आयोडीन को बाद में रखा। इनके अलावा उन्होंने डिस्कवर सम एलिमेंट लाइक हाफनियम एंड टिक्नीटियम, इन्होंने ये एलिमेंट जो है हाफनियम और टिक्नीटियम ये जो है डिस्कवर किए। रोडियम, रिवथेनियम, यानी जब उनके पास फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ आती थी तो उससे एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते थे। एटॉमिक नंबर की वैल्यू जब मुख्तलिफ आती थी तो उससे पता चलता कि एक और एलिमेंट है। 4 नंबर, ही डिस्कवर द एटॉमिक नंबर ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ए ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया इस फार्मूले से। इनके अलावा मेक द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, इन्होंने जो मैथमेटिकल फॉर्म था कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी इस बात को याद रखें कि जब दो चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं, जैसे ए और बी का अगर मैं इस तरह रिलेशन लिख दूँ तो इसका मतलब है कि जितना ए बढ़ेगा उतना बी भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इस तरह लिख दें कि ए स्क्वायर रूट में है और ये डायरेक्ट रिलेशन में है बी के साथ, तो इसका मतलब ये है कि बी जब बढ़ेगा तो ए उसके मुकाबले में बहुत कम जो है इंक्रीज़ होगा। डायरेक्ट रिलेशन में तो है लेकिन वो बराबर रिलेशन नहीं है कि दोनों एक साथ एक जैसे बढ़ेंगे। या इनके उलट जो है हम इस तरह कहें कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, यानी जब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगा तो ये इनके निस्बत जो है कम इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ तो होगा लेकिन कम। तो ये मुख्तलिफ डायरेक्ट रिलेशन के जो है मुख्तलिफ फॉर्म है। लास्ट एक और इम्पोर्टेंस है कि इन्होंने लेड फाउंडेशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मौजूद थी, इंफ्रारेड, उससे हम मुख्तलिफ क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है कर सकते हैं। तो किस सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, कौन सी ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच मौजूद थी। तो इसके बाद जो है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी इनकी एक बुनियाद रखी इन्होंने, तो इनकी एक अलग ब्रांच जो है बन गई स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है क्वांटम नंबर का होगा। ये था हमारे पास मोज़ली एक्सपेरिमेंट और मोज़ली लॉ। पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे ट्यूब में मुख्तलिफ एनोड लिए, एनोड में सिर्फ चेंज आता था और किस लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। उन्होंने तकरीबन 38 मेटल यूज़ किए और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी थी फोटोग्राफिक प्लेट पर, उनका इफ़ेक्ट मुख्तलिफ होता था, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती थी। तो वो उनका जो है उसमें आप सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट के मुतालिक कह सकते हैं। और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट में बताया कि इनके अलावा और कौन सी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और फिर मोज़ली लॉ के बारे में बताया कि बाकायदा फिर रिलेशन बनाया। पहले एक्सपेरिमेंट की, सिर्फ ये बताया कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। फिर लॉ में क्या बताया, बाकायदा कि रिलेशन कौन सा वाला है ये, तो उसमें हमने जिक्र किया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एक्सरे का वो डायरेक्ट रिलेशन में है एटॉमिक नंबर के साथ। या एक स्टेटमेंट बताया
कि जो एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्ट रिलेशन में है स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो वो फिर इन्होंने बाकायदा एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया और ये था इम्पॉर्टेंस। ये 6 पॉइंट जो है आप याद रखें कि एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है प्रॉपर्टीज़ डिपेंड होगी, फिज़िकल और केमिकल। मोज़ली ने मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट अरेंज थे पहले से, उनको ठीक किया, करेक्ट फॉर्म में लिखा एटॉमिक नंबर के लिहाज से। और ये हॉफनियम, टिग्नीटियम, रोडियम, र्यूथेनियम ये एलिमेंट डिस्कवर किए। ए ब्लॉक एलिमेंट के जो है एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन बताया और एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद रखी। थैंक यू।